गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल थॉट्स थी। इसका पहले चर्चा कर ली थी। अब देखो कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ तो आपके भी काम का रहेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, पहला जो हमारा टॉपिक था। कई बार पूछा जाता है कि दो राजनीतिक विचार बताइए, और जब आप फुल लिखेंगे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता करके आगे। राज्य का स्वरूप, तीसरा जो था देवत्व का जो सिद्धांत उसका निषेध किया इन्होंने। राजा में देवताओं के अंश नहीं है। ठीक है, संस्थागत शक्ति मानते थे राज्य को। विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उस समय लगभग सभी राजनीतिक विचारक विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे, लेकिन राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता वहाँ पर बनी भी रहे और जिस प्रकार शासन है उसका उसी प्रकार वो काम करे, एक प्रकार से इनडायरेक्टली। विधि के शासन का समर्थन किया। तो विधि के शासन का समर्थन करते थे। तो इस तरह से हमारे जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उन पॉलिटिकल थॉट्स में पहला पार्ट हमने इस प्रकार कर लिया था। तो आपको इस तरह से अपने आप को तैयार करना होता है कि अगर हमको किसी व्यक्ति को 20 शब्दों में अगर बताना है कि वो व्यक्ति कैसा है तो हम उसे 20 शब्दों में भली प्रकार से बता सकें। और अगर उसकी व्याख्या करनी है, क्योंकि कई बार सीधा प्रश्न आता है कि राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए, धार्मिक विचारों की व्याख्या कीजिए, आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, या आप कहाँ तक दयानंद सरस्वती के विचारों से समानता रखते हैं स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब वो वहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि आप अपने तर्कों के आधार पर दयानंद सरस्वती का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब आगे चल रहे हैं हम। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था की योग्यताओं और दक्षताओं पर बात करते हैं। वो सक्षम प्रशासनिक दक्षताएं। सक्षम प्रशासन संगठन का समर्थन करते थे। ठीक है, देखें इसको। अब देखिए उन्होंने कहा, जिनका सेंटेंस है, धर्म को जानने वाला एक व्यक्ति श्रेष्ठ है। ठीक है, अब इसका आधार मैंने आपको बताया, हर चीज का उनका आधार क्या रखा उन्होंने, वेद। और वेदों में जो जो चीजें वर्णित हैं उन्होंने देखा है कि कई बार भीड़ जो होती है वो भीड़ गलत चीज का भी समर्थन। पहले तो इसको देख लेते हैं। सहस्त्र अज्ञानी लोगों की अपेक्षा धर्म को जानने वाला एक व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। यानी वो यहाँ पर योग्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर योग्यता की बात कर रहे हैं तो वो क्यों जरूरी है, क्योंकि योग्य व्यक्ति ही प्रशासन को सक्षमता पूर्वक चला सकते हैं। और अगर प्रशासन अपनी सक्षमता से काम कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है,
तो जनहित के या जनता के जो उद्देश्य हैं या जो कार्य हैं या जो अपेक्षा है राज्य से, वो अपेक्षाएं तभी पूरी हो सकेंगी। और अगर राज्य असक्षम है, इसका मतलब उसके अधिकारी असक्षम है। ये ध्यान रखें आप, राज्य असक्षम है इसका मतलब उसके अधिकारी भी क्या है, असक्षम है। यानी यथा राजा तथा प्रजा वाली जो हमारी कंडीशन है, उस कंडीशन का मूल तत्व यही है कि जैसा राजा होगा, राजा मतलब राजा यहाँ अकेला नहीं है, मैंने पहले बताया राजा यहाँ पर तीनों सभाओं को शामिल है, जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो शामिल है उन सब व्यवस्थाओं को मिलाकर किसका नाम दिया गया है, राजा का। तो जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। इसका मतलब राजा सक्षम है तो प्रजा भी सक्षम है, राजा सक्षम है प्रजा भी सक्षम है, इसका मतलब वो अधिकारी हैं वो भी अपने आप में सक्षम है, कार्य के प्रति कर्मठ है, निष्ठावान है। तो ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है। उस एक व्यक्ति को श्रेष्ठ मानने की बात इसलिए कह रहे हैं कि संख्या बल कभी भी योग्यता के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्होंने कहा कि जो तीनों सभाएं हैं, उन तीनों सभाओं में किसको भर्ती किया जाए, योग्य व्यक्तियों को। इसीलिए तीनों सभाओं, कौन कौन सी तीन सभा बताई थी, राज्यसभा, ये याद करने एक बार में नहीं होंगे, विद्यासभा और धर्म सभा। तो कह रहे हैं कि इन तीनों सभाओं में प्लस राज्य कर्मचारी या हम कहते हैं सरकारी कर्मचारी, आजकल तो सरकारी कर्मचारी कहते हैं, उस टाइम राज्य कर्मचारी कहते थे, राज कर्मचारी, दोनों क्या होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। दोनों को योग्य होना आवश्यक था। ठीक है, दोनों की योग्यता की बात करते थे। दोनों योग्य होंगे तो प्रशासनिक जो कार्य हैं वो प्रशासनिक कार्य अपने आप ही प्रशासनिक दक्षता आवश्यक थी। तो प्रशासनिक दक्षता आवश्यक थी, क्यों, क्योंकि प्रशासन को सही तरीके से इनको चलाना था। तो इन्होंने कहा कि प्रशासनिक दक्षता आवश्यक है और उसके अंतर्गत दो प्रकार के व्यसन बताए थे, क्रोधजन्य जो गुस्सा आने पर जो अपराध कर पाते हैं, एक कामजन्य, नृत्य गायन भ्रमण घूमना फिरना, ये जो सब चीजें वो किससे जुड़ी है, काम से। और क्रोध तो आप जानते हो, क्रोध कभी कभी किसी भी बात पर आ जाए, महत्वपूर्ण बात पर आ जाए चाहे कम महत्वपूर्ण बात पर आ जाए, तो इनसे होने वाले जो अवगुण हैं, जो बीमारियां हैं, उनको बचने का विचार देते हैं, सुझाव देते हैं। दक्षता से बचने के लिए कहते हैं कि ये जो क्रोधजन्य और कामजन्य जो अपराध हैं या व्यसन हैं, उनसे सरकारी कर्मचारियों को दूर रहना चाहिए। सरकारी कर्मचारी क्या रहें, दूर रहें। ठीक है, एक्स्ट्रा धन क्यों चाहिए आपको, इन कार्यों को पूरा करने के लिए। प्रतिज्ञा आप ऐसी कोई कठोर प्रतिज्ञा कर लेते हैं गुस्से में आकर, अब उनको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जरूरी नहीं है किसी भी अपराध से जुड़ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं आप क्या कर गुजरे, गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्रोधजन्य जो अपराध हैं, उन अपराधों से बचने का सजेशन देते हैं। व्यसन कहते हैं नशे को, इन दोनों से बचने की सलाह दिए रहे हैं दयानंद सरस्वती सरकारी कर्मचारियों को, और राज्यसभा, विद्यासभा और धर्म सभा के सदस्यों को, क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन किसके साथ रहता है, प्रजा के साथ। प्रजा के हितों को पूरा करने के लिए, प्रजा के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए सक्षम कर्मचारी वर्ग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक मान रहे हैं ये, इन्होंने कहा कि इसके लिए आप में पहली बात तो ज्ञान होना चाहिए, उस कार्य का नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि चरित्र में आपके पवित्रता होनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट कर सके आप किसी भी कार्य के लिए। दूसरा कह रहे हैं कि आप में कर्मठता होनी चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। और तीसरा कह रहे हैं कि ये जो तीनों चीजें आ जाएं तो फिर आपकी उस राजा या उस प्रशासन के प्रति क्या होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, ये सब भी है, तो लास्ट वो कह रहे हैं कि आप में संवेदनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, हम बात करें कि वो गुण जो कि किसी राज्य कर्मचारी को सक्षम अधिकारी बना सकते हैं, ये चारों पांचों चीजें दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ये किसमें होनी चाहिए, इनके कर्मचारियों में या किसी भी अधिकारी में ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि देखो नॉलेज तो सब में होती है, अपराधियों में भी नॉलेज होती है, लेकिन पवित्रता नहीं होती है। कर्मठता अपराधी में भी हो सकती है, अपने कार्य के प्रति जागरूक हो सकता है, वो कोई चीज़ पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हो सकता है, कोशिश कर सकता है। निष्ठा भी हो सकती है। जो देवताओं के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनमें राक्षसों की निष्ठा है, ठीक है। लेकिन संवेदनशीलता और जो पवित्रता है वो आप सकारात्मक कर्मचारियों में ही देखने को मिलती है। बाकी तीनों चीज़ें औरों में भी हो सकती हैं, निष्ठाएं बदली भी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो चीज़ चाहिए पवित्रता और संवेदनशीलता, ये दोनों चीज़ें ही प्रशासनिक दक्षता के अंतर्गत प्रजा को या जनहित के मुद्दों को पूरा करने में काम आ सकती है, आती भी है, ठीक है। राजा कितना ही सक्षम हो, अगर वो असंवेदनशील है तो वो प्रजा के हितों पर ज़्यादा ध्यान नहीं कर, सक्षम कितना ही हो, शक्तिशाली कितना ही हो, लेकिन उसकी संवेदनशीलता उसकी स्वीकार्यता को बढ़ाती है। देखो क्या बढ़ेगी, ये सारे गुण होंगे तो सरकारी कर्मचारी जो हैं वो क्या होंगे, स्वीकार्य भी होंगे। लोग उनके कार्यों में क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे वो, इंटरेस्ट लेंगे, स्वीकार्यता। ये जो चीजें भी गुण बताए हैं, इससे क्या होगा कि ये जो ज्ञानी व्यक्ति है इसकी प्रजा में स्वीकार्यता बढ़ेगी। स्वीकार्यता को आप क्या कह सकते हैं, पॉपुलैरिटी कह सकते हैं। पॉपुलैरिटी, ठीक है। हालांकि मैं आपको वो बता रहा हूँ, स्वीकार्यता का मतलब पॉपुलैरिटी से नहीं होता, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ बस। स्वीकार्यता का मतलब है उसके आदेशों को माना जाएगा, उनका पालन किया जाएगा। वो कब किया जाएगा, जब वो चारों पांचों गुण जो हैं सरकारी कर्मचारियों में अगर वो उपलब्ध होंगे तो उन सरकारी कर्मचारियों की और सभासदों की स्वीकार्यता पब्लिक में बढ़ेगी, जनता उनके आदेशों का पालन करेगी और प्रशासन अपना कार्य जो है वो बड़ी आसानी से कर पाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि दक्षता होनी चाहिए और उस दक्षता के आधार पर ही किसी राज्य के अच्छे या बुरे होने का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें आप, ध्यान रखें सेंटेंस के आधार पर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दयानंद जी ने साक्षात 8वां न्याय एवं दंड, जस्टिस एंड पनिशमेंट। न्याय देखो वो कहते हैं वेदों पर आधारित है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्वोच्च न्यायाधीश राजा है, लेकिन राजा जो है वो अकेला नहीं है, धर्म सभा के अंतर्गत उस धर्म सभा का अध्यक्ष तो है वो, लेकिन अकेला नहीं है। और राजा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, न्याय प्रदान करना। विवाद होंगे, किसी भी राज्य में विवाद होंगे ही होंगे, जरूर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ विवाद नहीं हो सकते। तो प्रत्येक राज्य में विवाद होंगे और उन विवादों को धर्म सभा के द्वारा राजा की अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, सुलझाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि न्याय प्रदान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आपने देखा आर्टिकल बना दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया कोई आर्टिकल या कोई कानून बना दिया, उसका पालन तो पुलिस वाले ही तो लागू करेंगे, उसको किस तरीके से लागू होगा वो उन पर ध्यान रखने के लिए और अधिकारी होंगे। ऐसे ही जितने भी वैधानिक, प्रशासनिक और कार्यपालिका संबंधी जो कार्य हैं वे सब इसमें आते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी विवाद होंगे, इनसे संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा, शासक के द्वारा, ठीक है। और अगर आप न्याय प्रदान कर पाते हैं अपनी प्रजा को तो वहां पर शांति स्थापित होगी, शांति की स्थापना होगी। और ये तो मैंने आपको बताया कि धर्म सभा राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण करती है।
नियंत्रण करती है किस क्षेत्र में? न्याय के क्षेत्र में। हालांकि राजा का काम है अंतिम रूप से न्याय करना उस मामले में, लेकिन वहां भी वो धर्म सभा की सहायता से न्याय करता है। जैसे कि हमने बताया सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, अपराधी न्यायालय अलग है, और जो सिविल वाद होते हैं उनके संबंध में न्यायालय अलग है। फिर उनके ऊपर हाई कोर्ट आती है जो दोनों को देखती है, फिर सुप्रीम कोर्ट आती है जो दोनों को देखती है, फिर उसके बाद आती है हमारे यहाँ संसद जो नए कानून का निर्माण कर पाती है। ठीक है, उसकी वैधानिकता है, वैधानिकता का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और वो इस प्रकार से हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था काम करती है। ऐसी ही न्याय व्यवस्था की व्यवस्था करना चाहते हैं दयानंद सरस्वती। तो इनकी ये जो न्याय व्यवस्था है, ये न्याय व्यवस्था मनु की न्याय व्यवस्था के निकट है। निकट है, समीप है, इसका मतलब हो गया कि सिमिलर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। मेन बात यही है कि कहीं कुछ नया है नहीं ऐसा स्पेशल, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और न्यायाधीश जो मनु के थे उन्होंने कह दिया था, आज भी है, हालांकि हम काम में नहीं लेते हैं, जो इंपोर्टेंट बात है वो ध्यान रखें आप। मनु की भांति दयानंद भी न्यायाधीश को दंडित करने की बात करते हैं। दंड देने का समर्थन करते हैं। कब? कारण क्या था? अब देखो हमने पहले ही बात कर ली, वहां पर इससे पहले वाले में सक्षम होना चाहिए, और अगर यहाँ न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में न्यायाधीश असक्षम है या असफल रहता है, सक्षम होते हुए भी क्या रह जाता है, वो असफल रहता है, तो राजा द्वारा न्यायाधीश को दंड दिया जा सकता है। मनु की भांति दयानंद सरस्वती इस बात का समर्थन करते हैं, और ये जरूरी भी है। हमारे यहाँ भी वर्तमान समय में आप देखते हैं कि यही व्यवस्था लागू, हमारे यहाँ भी दंडित किया जाता है किसको? न्यायाधीश को। अभी तक हालांकि हटाया नहीं गया है न्यायाधीश को, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 में 24(4), ठीक है, तो वहां पर बताया गया कि न्यायाधीश को किन किन आधारों पर हटाया जा सकता है। लेकिन न्यायाधीश को हटाना हमने टफ किया, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन टफ किया, लेकिन हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ताकि न्यायाधीश पर भी की मानसिकता भी इस तरह से काम करे कि वो अपने पद या अपने दायित्व का उचित प्रकार से या भली प्रकार से निर्वहन करे, अन्यथा उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। और न्यायाधीश जो कि अंतिम कड़ी है, जब व्यक्ति वैधानिक प्रशासनिक कार्यपालिकाओं से मतलब प्रशासन से परेशान होकर या वैधानिक जो सिस्टम आपने डेवलप किया है उससे जब परेशान होता है, तब उसको न्याय की उम्मीद कहाँ से होती है? न्यायपालिका से होती है। और अगर न्यायपालिका या न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में किसी प्रकार से असफल हो रहे हैं, तो वहाँ पर न्यायपालिका को या उस न्यायाधीश को राजा के द्वारा क्या दिया जा सकता है? दंड दिया जा सकता है। ये दंड कहीं न कहीं उसको अपने कार्य के प्रति सजग करेगा, कर्मठ करेगा, प्रजा के हितों के लिए संवेदनशील बनाने का काम करेगा, जैसे कि हमने पहले अभी उसकी चर्चा की थी। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं भारत की प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं से या भारत के प्राचीन जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से मिलती जुलती है, और उन सिद्धांतों को ही कहीं ना कहीं एक बार फिर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो आप ये बात भी ध्यान रखें कि इस प्राचीनता को ही आगे बढ़ाने की बात क्यों की जा रही है? क्यों? क्योंकि हम या दयानंद सरस्वती जो राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति कहीं से भी पीछे नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, ज्योतिष हो, खगोल हो, या किसी भी विषय में आप चले जाए, या प्रशासन हो, वहाँ पर भारतीयों की जो पूर्ववर्ती जो व्यवस्था है या भारतीयों ने जो पूर्व में पहले व्यवस्थाएं कर रखी थी,
वे व्यवस्थाएं आज की आधुनिक व्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इसलिए उन्होंने वापस एक बार फिर भारतीय व्यवस्थाओं को स्थापित करने या उनके समर्थन में तर्क देकर उन्हें सही साबित करने की चेष्टा की है अंग्रेजी व्यवस्थाओं के विरोध में, या अंग्रेजी जो शासन पद्धति है उसकी तुलना में। ठीक है, एक और देखें आगे जो व्यवस्थाएं हैं या जो विचार हैं। कर व्यवस्था की जहां तक बात करते हैं, जो भारत और ब्रिटिश सरकार के हितों में जो टकराव हो रहे थे, उन टकरावों में एक व्यवस्था तो किसको थी, आर्थिक हितों को लेकर भी थी। आर्थिक कारण भी उनमें एक कारण थे। आर्थिक कारण से भी थे वो टकराव। ठीक है, अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आर्थिक कारण है अगर इनको संतुलित कर लिया जाएगा तो उनके बीच में तो विवाद होंगे होंगे कम, भारतीयों के आपसी विवाद भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो आप आर्थिक कारण उत्तरदायी हैं, यानी उस समय जो देखो उस समय जो राष्ट्रवाद को लेकर जो धारणाएं बन रही है, उन धारणाओं में सबसे पहली बात किसकी आती है, एक तो भाषा को लेकर आ रही थी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मातृभाषाओं को लेकर, ये एक राष्ट्रवाद का एक तत्व था। राजनीति इस पर भी हो रही थी, कहने का मतलब। एक किसको लेकर आ रही थी कि भारत में अंग्रेज रहें या चले जाएं, स्वशासन प्राप्त हो या स्वराज्य प्राप्त हो, ये भी एक राष्ट्रवादी या पॉलिटिकल विचारों के संदर्भ में बात हो रही थी। एक बात हो रही थी कि स्वतंत्रता जो हमने बात की है वो मिलनी चाहिए, व्यक्तिगत या राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इस तरह के विवाद चल रहे हैं। तो समाज सुधार को लेकर राजनीति हो रही है, आर्थिक हितों को लेकर राजनीति हो रही है। तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रकार से तर्क देकर राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत की जो कर व्यवस्था है वो कर व्यवस्था मनु आधारित जो कर व्यवस्था है उसका समर्थन करते हैं। मनु आधारित कर व्यवस्था का समर्थन किया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि राजा या शासक को जनता से कर जो है कर लेने में या निर्धारण करने में नम्यता या नरमाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कारण क्या है कि अधिक कर दिया जाएगा तो वहां पर भी क्रांति होने की संभावना रहती है, जनता में विद्रोह की भावना डेवलप हो पाती। तो वो कह रहे हैं कि एक तो करों की मात्रा कम हो, संख्या में कम हो, 1, 2, 4, 5। आपको पता है ना, मेवाड़ में भी राजनीतिक परिवर्तन का प्रयास किया गया था किसान आंदोलन के तहत, क्योंकि मेवाड़ में उस समय सबसे ज़्यादा 80 से भी ज़्यादा प्रकार के टैक्स लिए जाते थे बिजोलिया में जो किसान थे उनके ऊपर। तो उन्होंने किसानों ने किसके प्रति आंदोलन किया, राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध। कारण क्या था, कर व्यवस्था थी। तो ये कर व्यवस्था कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था को भी चुनौती देने का काम कर सकती है। इसलिए दयानंद सरस्वती कहते हैं कि राज्य को अपने आप ही पहले ही करों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कि जनता में उसके प्रति किसी प्रकार का आक्रोश उत्पन्न नहीं हो पाए। ठीक है, कर की मात्रा कम हो। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कर की जो राशि है वो राशि उचित हो, न्यायोचित हो, तार्किक हो। तार्किक राशि, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो। ठीक है, कर की मात्रा भी कम हो और जो कर की राशि है वो भी कम हो। मात्रा से ध्यान रखें, करों की जो संख्या है उसकी बात कर रहे हैं। करों की संख्या कम हो और करों की राशि भी क्या हो, न्यायोचित हो। ऐसी कर व्यवस्था का समर्थन उनके द्वारा किया जाता है।
क्योंकि कर व्यवस्था की जो अनिश्चितता और अधिकता है वो राज्य में अशांति का कारण बन सकती है। ऐसा कह रहे हैं दयानंद सरस्वती। वैसे जनरल बात है, सीधी सी बात है, जब ये मनु का समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं करों की नीति भी तभी से जो व्यवस्था बनी, मतलब तब से भी कर व्यवस्था। कौटिल्य तो कहता है कि जिस प्रकार मधुमक्खी अपने शहद को लेती है, मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है पुष्प से, तो पुष्प की सुगंध पर, पुष्प के रंग पर या उसके आकार पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, उतनी ही मात्रा में सरकार को भी प्रजा से कर लेना चाहिए। जिस प्रकार वो बछड़ा जो अपनी माँ का दूध पीता है, गाय का, वो उतना ही पीता है कि मालिक के हितों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और माँ पर भी कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने अंश को लेता है इस तरह से, उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए। इस तरह की बातें इनके द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो ये भी ऐसी ही कर व्यवस्था का समर्थन करते हैं जो कि मनु ने स्थापित की थी अपने विचारों से। आगे चलें, आधुनिक समय की तरह अब जो हमारा जो अगला बिंदु है वो है अंतर्राज्यीय संबंध। ये तो आप जानते हैं कि अंतर्राज्यीय संबंधों का मतलब हो गया एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के साथ जो संबंध स्थापित किए जाते हैं उन संबंधों को किस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे साथ ब्रिटेन है, तो हम ब्रिटेन को तो हटाना तो चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अलावा जो राष्ट्र बच रहे हैं या जो राज्य उस तात्कालिक समय में राजतंत्रात्मक जहाँ व्यवस्थाएं हैं या जैसी भी शासन प्रणाली दूसरे राष्ट्रों में है, वहाँ से भारत का समर्थन प्राप्त करने की बात करते हैं। इन्होंने देखो एक सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा चक्रवर्ती सम्राट। अब जिस सम्राट को कौटिल्य ने महत्वाकांक्षी सम्राट कहा था, उसी तरह ये भी उस शब्द उसके लिए क्या प्रयोग करें, चक्रवर्ती सम्राट। और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब हो गया राजाओं का भी राजा, राजा का भी राजा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इस प्रकार का एक शासक होना चाहिए जो राजाओं का एक समूह स्थापित कर सके और समूह का उसको गाइड कर सके, उसको लीड कर सके, उसको नेतृत्व प्रदान कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि आपके अंतर्राज्यीय संबंध क्या हो, स्पष्ट हो, अच्छे हो, संतुलित हो, व्यवहारिकता पर आधारित हो। स्वप्नों की शासक की बात नहीं करें, चक्रवर्ती सम्राट का सिद्धांत दे रहे हैं मिस्टर दयानंद सरस्वती। और उसके अनुसार राजाओं का एक समूह बनाया जाए और राजाओं में भी आपसी एकता स्थापित कर एक संगठन के माध्यम से अन्य राजनीतिक अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बने हुए हैं उस समय उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे। कौटिल्य ने दिया मंडल सिद्धांत जिस तरीके से, उस मंडल सिद्धांत की तरह ही ये भी किसका समर्थन कर रहे हैं, कौटिल्य के साथ भी है और मनु के साथ भी है मंडल सिद्धांत, तो उसकी बात करें। अब इसके लिए उन्होंने किस किस का अध्ययन कर लिया, ये इसके आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति सार, मनुस्मृति, वेद, इन सब के अध्ययन के आधार पर इन्होंने क्या कहा, उपाय होंगे। साम, दाम, दंड, भेद, सागुण्य नीति,
संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और संश्रय। यानी ये जो व्यवस्थाएं बनी हैं, इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही आपको अपनी अंतरराज्यीय व्यवस्था को बढ़ाना होगा। यहाँ पर ये लोकतंत्रात्मक सरकार के बारे में कोई विचार नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उस समय राजतंत्र ही थे जब तक वो रहे 1883 तक। ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला। तो इनका मानना था कि राज्यों के मध्य जो राजा, शासकीय जो राजा होंगे, सम्राट होंगे, इनके मध्य आपसी संबंधों को निर्धारित करना होगा। और इन्होंने अपने विचार दिए किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में। यानी सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने इस प्रकार के संबंधों का विवरण दिया है। तो ये ध्यान रखें, आप कहाँ मिलते हैं, किस बुक में, किस बुक का विषय क्या है, इस तरह की जानकारी पूछी जा सकती है। वेदांत प्रकाश में, ऋषि ऋग्वेद आदि भाष्य में, इनमें तो इन्होंने वेदों के आधार पर चर्चा की है। और सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने पूरी तरह से जो पॉलिटिकल विचार जो इनके हैं, उन पॉलिटिकल विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम देखते हैं आगे, तो प्रश्न जो बनते हैं या प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है, उस आधार पर अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि या तो इस तरह से आ सकते हैं, योगदान बताइए, तो दयानंद सरस्वती के अगर योगदान की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने मूलतः मनु को अपने अध्ययन का आधार बनाया और वेदों को अपने अध्ययन का आधार बनाया। तो पहला योगदान तो उनका यही माना जाएगा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का, अब यहाँ पर सभी तरह के आ जाएंगे, भारतीय संस्कृति के पोषक या उद्धारक। ठीक है, ये डिटेल में हमने बातें कर ली है वहाँ। अब ये किसी का भी आ सकता है, योगदान पूछा जा सकता है तिलक का, गोखले का, दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद का, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक का और राजा राम मोहन रॉय का। तो भारतीय संस्कृति के पोषक थे, बड़ी दृढ़ता के साथ इन्होंने कहा था। ये जैसे हमने बात कर ली, ये यहाँ पर किसका समर्थन करते हैं? स्वशासन का, मातृभूमि, हिंदी, वेद, ये इनकी बात करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के भी पोषक हैं, स्वतंत्रता के पोषक हैं, या कहीं ना कहीं एक बार फिर भारतीय विचारधारा जो प्राचीन समय से स्थापित थी, उस विचारधारा को आगे लाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। तो पहला बिंदु तो ये हो गया कि दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के पोषक है। अभी किसी के लिए भी आ सकता है, लेकिन राजा राम मोहन रॉय के लिए नहीं आ सकता। बाल गंगाधर तिलक के लिए आ सकता है, लेकिन ये सारे तत्व उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के लिए विषय बिल्कुल भी नहीं आएगा। उनका योगदान और माना जाएगा अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में या किसी अन्य प्रकार से। दूसरी तरफ आएगा समाज सुधार को लेकर। अब समाज सुधार को लेकर इन्होंने कोई व्याख्यान ही नहीं दिए, इन्होंने स्वयं में भी परिवर्तन किए। पहली बात तो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणवादी जैसी सोच इनके पास नहीं रखते थे। जाति प्रथा के विरोधी थे। ठीक है, असमानता के विरोधी थे, किसी भी आधार पर हो, चाहे रंग हो, धन हो, क्षेत्र हो या धर्म को लेकर हो, असमानता के विरोधी थे। फिर इन्होंने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। इसका मतलब स्वयं भी
अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे, स्वाध्याय, वेद अध्ययन, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी पद्धति नहीं, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे, आर्य समाज जैसी संस्था स्थापित की, और वो आर्य समाजी जो संस्था है वो वर्तमान में भी क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, और उस शिक्षा पद्धति का क्या किया, भारतीयकरण कर दिया इन्होंने। अब भारतीयकरण करने का मतलब है नैतिकता पर आधारित, नैतिकता और मूल्यों पर आधारित। सरकारी कर्मचारी तैयार करने वाली एजुकेशन मात्र नहीं देना चाहते हैं, ऐसी शिक्षा जिसमें संस्कार भी मिले और वो बालक किसी भी पद पर हो या समाज में रहे तो वो भारतीय आवश्यकताओं या भारतीय परंपराओं पर आधारित अपनी जीवनचर्या का निर्माण करे, अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो भारतीयता से ओतप्रोत, ऐसी शिक्षा पद्धति वहाँ पर उपलब्ध करवाना चाहते थे। और आपने देखा ही राजनीति में हमने कहा, राजनीतिक सुधारों की अगर बात करते हैं तो राजनीति में उन्होंने कहा कि शासक कैसा हो, वंशानुगत न हो। जैसे हमारी एक पार्टी अभी पिछड़ रही है, वंशानुगत गतिविधियों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है, वंशानुगत राजा का समर्थन नहीं किया इन्होंने। ठीक है, विकेंद्रीकरण पर योगदान दिया, विकेंद्रीकरण का समर्थन किया, जनहित या जनता के हितों को सर्वोपरि रखा इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये जो विचार हैं, ये विचार इन्हें आधुनिक समय में भी प्रासंगिक बनाते हैं, ये तीनों जो बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण का समर्थन करने का कारण यही था कि इन्होंने देखा था कि केंद्रीकरण के अंतर्गत राजनीतिक स्तर पर सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति का योगदान आपसे पूछा जा सकता है और उसकी को आपको इसी प्रकार से डिवाइड करते हुए उनका जो मूल तत्व है उसको बताना पड़ेगा। और अगर मूल्यांकन पूछा जाता है या आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाता है तो आपको उनकी कमियों को उजागर करना होगा। ठीक है, आगे देखें। और अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा दिया। स्वदेशी की पहली बार बात भी इनके द्वारा ही की गई थी। बड़े स्तर पर स्वदेशी को बढ़ावा देने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। जो ब्रिटिश सरकार आर्थिक शोषण कर रही थी, उस आर्थिक शोषण का भी इन्होंने विरोध किया। सामान्यतः सभी नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह के इनके छोटे मोटे जो योगदान हैं उनको अगर आप एक साथ लिखेंगे तो एक साथ वर्गीकरण कर देंगे तो आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरी बात आपको ये पता लगेगी कि मैंने पहले कहा है कि आप किसी की व्यक्ति के बारे में कि 10 से 15-20 मिनट बोल पाते हैं तो उस कैपेसिटी को आप और आगे आगे बढ़ाएंगे तो आपको वैसा वो व्यक्ति याद होने लग जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती के आर्थिक विचार बताइए या दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार बताइए तो आपके माइंड में अभी 5 मिनट बोल पा रहे हैं तो अगली बार आप 10 मिनट बोलने का प्रयास करें, उसको देखें 10 मिनट तो आपको याद है। और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बोलना, आप
आपके लिए आवश्यक होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि दयानंद सरस्वती जो योगदान दे रहे हैं, उन योगदानों को इकट्ठा करने के बाद जब आप उनका विश्लेषण करेंगे तो कुछ लोग उनको प्रासंगिक नहीं मानते, यानी उनको परंपरागत विचारक मानते हैं कि वो परंपरागत व्यक्ति हैं, क्योंकि वो पीछे की ओर जाना चाह रहे हैं। पीछे की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को आगे आज के समय में स्थापित करना चाह रहे हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से उचित नहीं है या आवश्यक नहीं है कि वो व्यवस्थाएं उसी स्वरूप में आज की परिस्थितियों में स्थापित की जा सके। जिस तरह से साइकोलॉजी में भी एक विषय आता है, जब बच्चा कोई परेशान होता है तो वो वापस वैसी हरकतें करने लग जाता है जैसे पहले करता था, ठीक है ना, और देखेंगे आप उसको। तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि आप पीछे चले जाएंगे। सह शिक्षा का इन्होंने विरोध किया, जो आज हो रही है, सह शिक्षा इक्वली चल रही है, जबकि दयानंद सरस्वती के द्वारा सह शिक्षा का विरोध किया गया था, ठीक है। वेदों पर आधारित आप देखें संस्कृत का प्रयोग करते थे, क्या संस्कृत आज भाषण या भाषा में प्रयोग की जा रही है? क्या बिल्कुल नहीं हो रही। अंग्रेजी का, हिंदी का प्रयोग हो रहा है विशेषतः, कहीं कहीं मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ ही रहा है। हालांकि इन्होंने भी तकनीकी शिक्षा का भी समर्थन किया था। तकनीक जरूर आज बढ़ रही है, तकनीकी शिक्षा का प्रयोग भारत में या विश्व में क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है। तो हम भी ऐसी ही बात कर रहे हैं कि दयानंद सरस्वती की एजुकेशन प्रणाली वर्तमान में भी काम कर रही है। तो वो एजुकेशन प्रणाली जो है, उस एजुकेशन प्रणाली का ही परिणाम है कि आज भी आर्य समाज या उसकी विचारधारा काम कर रही है। अगर हम बात करते हैं तो आर्य समाज की 10 मान्यताएं थी। उन 10 मान्यताओं में मुख्य मान्यताएं यही थी कि आप किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव का समर्थन नहीं करेंगे। तो उसमें ही आ जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बताया है। आप वेदों में आस्था प्रकट करेंगे, आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखेंगे, उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। तो ये जो दयानंद सरस्वती है, इनका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में योगदान मानते हुए भी आर्य समाज की शिक्षा प्रणाली में योगदान ज़्यादा है। कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। राजनीतिक विचारों में आप देख रहे हैं तो वो धर्म सभा और जो राज्यसभा, जो विद्यासभा है, ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के समान ही कार्य कर रही हैं। तो ये भी विचार उनका आधुनिक समय प्रासंगिक है। इस विचार को ही आगे बढ़ाया गया है तात्कालीन या वर्तमान व्यक्तियों के द्वारा। बी आर अम्बेडकर ने भी भारतीय संविधान में इस विचार को स्थान देकर इस विचार को महत्व प्रदान किया, यानी वो भी मानते थे या भारतीय परिस्थितियों में वो ही सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था है जहाँ पर तीनों अलग अलग तत्वों को अवरोध और नियंत्रण की व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग रखा जाए। एक ही व्यक्ति को सार्वभौमिक सत्ता या सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति न बनाया जाए, इसका प्रयास किया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा भी और भारतीय संविधान के द्वारा भी। तो हम बात करें कि दयानंद सरस्वती के जो तत्व हैं, वो तत्व कौन कौन से हैं जो वर्तमान में भी चल रहे हैं। तो उनमें से मैंने बताया आपको, एक तो आर्य समाज की जो शिक्षा प्रणाली है, वो आर्य समाज का ये वर्गीकरण जो किया गया है 3 सभा, राज्यसभा, धर्मसभा और विद्यासभा के रूप में, वो जनहित के लिए जो कार्य करना चाहिए शासक को, वो महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो भी सहमत थे। वर्तमान में भी महिलाओं को शिक्षा मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने भी कहा कि जो राष्ट्र है वहाँ पर किसी प्रकार की जातिगत असमानता नहीं होनी चाहिए, अवसर उपलब्ध होने चाहिए समान रूप से, ठीक है। उन्होंने बाल विवाह और ये जितने भी बहु विवाह हो, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, इनका विरोध किया। विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि ये तात्कालिक समय की डिमांड्स थी और इनका विरोध करने वाले लोगों की संख्या उस समय ज़्यादा थी। इसके बावजूद उन्होंने ये काम जारी रखा। इसके अलावा शुद्धि आंदोलन जो चला था, वो भी उस समय की महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल था और उस शुद्धि आंदोलन का प्रभाव है कि आज भी हमारे यहाँ धर्मांतरण को लेकर कानून बन रहे हैं। अभी भी यूपी में एक कानून बना है जिसका संबंध कहीं ना कहीं धर्मांतरण से है या कहीं ना कहीं धर्म विरोधी गतिविधियों को, एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म को रोकने का काम किया गया, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आज भी हमारे लिए प्रासंगिक बनाते हैं जिसने
100-150 साल पहले अपना काम किया था। यह भारतीय राजनीतिक दशा को एक दिशा देने का काम किया था। मैंने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोलते हैं, उसमें भी अप्रत्यक्ष तौर पर अपना योगदान दिया। क्रांतिकारियों को मोटिवेट करते थे, क्रांतिकारियों की छुपकर सहायता करते थे, या क्रांतिकारियों के प्रति लोगों के मन में सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करने का वो काम करते थे। उन्होंने अपने जीवन की शर्त पर भी अपने आदर्शों को इतना महत्व दिया कि उसके लिए उन्होंने अंत में अपना जीवन भी त्याग दिया। ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, जो है दयानंद सरस्वती। कुछ भी नहीं है। आपको कई चीज़ें ऐसी लग सकती हैं कि हाँ ये बार बार वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आप जब दूसरों को कनेक्ट करेंगे उसके साथ, तब फिर आपको जहाँ सेम लगेगी, मैंने बताया जहाँ जहाँ समानताएं हैं वहाँ आप एक सेम मैटर तैयार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भिन्नता है, वो भिन्नता आवश्यक रूप से आपको ध्यान रहनी चाहिए कि दयानंद सरस्वती में या राजा राम मोहन राय में किस प्रकार की समानता है और किस प्रकार की भिन्नता है। ठीक है। जिस तरह राजा राम मोहन राय उनके प्रशासनिक प्रणाली में चुनकर जाते थे या कार्य करते थे, उस तरह का अनुभव दयानंद सरस्वती के पास राजनीतिक अनुभव नहीं था। ये ध्यान रखें आप। राजा राम मोहन राय के पास प्रशासनिक अनुभव था, वो निर्वाचित भी होते थे, ब्रिटिश सत्ता के साथ संपर्क थे, तो उनको उनकी प्रशासनिक प्रणाली का अनुभव था। लेकिन दयानंद सरस्वती के पास इस प्रकार की कोई प्रशासनिक प्रणाली का अनुभव नहीं था। इसलिए उनको जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है समय के अनुसार, उस मांग का भी राजा राम मोहन रॉय की तुलना में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, या उस परिप्रेक्ष्य से नहीं देखते थे। उनका जो दृष्टिकोण था दयानंद सरस्वती का, वो राष्ट्रवाद के आधार पर कहीं ना कहीं संकीर्णता मान सकते हैं हम, क्योंकि मैंने पहले बताया कि राष्ट्र शब्द जहाँ आता है वहाँ पर वो संकीर्णता शामिल हो जाती है। और जहाँ अंतर्राष्ट्रीयवाद रहता है या हम दूसरी संस्कृति के साथ बराबर का संबंध रखते हैं या उसको भी महत्व देते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम उन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को या अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के साथ अपने आप को जोड़ रहे होते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में स्वीकार्य हो सकते हैं। क्योंकि ब्रिटेन संपूर्ण विश्व में शासन कर रहा था, तो उसको उसके साथ शासन करने का या उसके साथ संबंध रखने का जो अनुभव है, वो न केवल ब्रिटेन और भारत में उपयोगी था, बल्कि ब्रिटेन और भारत के अलावा कहीं किसी अन्य राष्ट्र के साथ भी आप संबंध स्थापित करेंगे तो उन मूल्यों के आधार पर वो आपकी सहायता करेंगे। ऐसा मानना था राजा राम मोहन राय का। जबकि दयानंद सरस्वती जो है वो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक नहीं थे। वो भारत को विशेष महत्व देना चाहते थे, या भारत की जो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को वो बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो रहा है। दोनों जो टॉपिक थे आज हमने देखे, वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए थे कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद हमारे लिए उपयोगी है और किस प्रकार से हम राष्ट्रवाद के माध्यम से भारत को या भारतीय संस्कृति को एक बार पुनः स्थापित कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति अब हिंदू संस्कृति के पोषक या उद्धारक के रूप में दयानंद सरस्वती का जो योगदान है वो अतुल्य है। हालांकि उन्होंने उसे मनुस्मृति से या अर्थशास्त्र से, मतलब पिछली जो प्रणालियां हैं, राजनीतिक प्रणालियां जो भारत में थी, उन राजनीतिक प्रणालियों के योगदान से ही एक बार फिर स्थापित करने का प्रयास किया था। और कहीं उनकी एज इट इज नकल नहीं की है, उन्होंने उसे वंशानुगत भी रखा है। उन्होंने वंशानुगत न रखकर व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताओं का समर्थन करते हुए शासक चुने जाने का समर्थन किया है, जो कि वर्तमान में हम देखें तो एक तरह से लोकतंत्र में जनता के द्वारा उस व्यक्ति को चुना जाता है जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है या जनता की नज़रों में वो योग्य है। ठीक है, ऐसा ही कुछ वो चाह रहे थे। हालांकि उस समय लोकतंत्रात्मक या प्रधानमंत्री स्वरूप जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ राजा थे, राजतंत्र थे, इसलिए इनका विचार भी राजतंत्र के पक्ष में इन्होंने अपने राजनीतिक विचार दिए। तो ये ओवरऑल जो हम देख रहे हैं, दयानंद सरस्वती को अगर देखा जाए तो हम सिर्फ वर्तमान में शैक्षिक सुधारों को लेकर ज़्यादा याद कर सकते हैं। ठीक है, या शैक्षिक जो उनकी व्यवस्था थी उसको लेकर ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मिलते हैं। अगला जो हमारा विचारक होगा उसको हम देख रहे हैं, दयानंद सरस्वती देखें, जो सेकंड यूनिट का लास्ट बिंदु है, उसकी चर्चा करेंगे उस टॉपिक पर।
हालांकि आप भी बहुत जानते हैं दयानंद सरस्वती को, और भी बहुत लोग जानते हैं, या हो सकता है हम 3rd यूनिट में से किसी बिंदु को ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सिलेबस में कोई फेरबदल हो, 2 यूनिट तक आएगा, 3 आएगा, 70% आएगा, ऐसे चर्चा होगी तब देखी जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है। तब तक आपके दयानंद जी के ये सारे विषय तैयार हैं। अब आप ध्यान रखें कि 2 छोटे छोटे टॉपिक देखें, प्रश्न देखें कि क्या क्या तैयार किए जा सकते हैं, या किस आधार पर हम दयानंद सरस्वती का विश्लेषण कर सकते हैं। स्वशासन संबंधी क्या विचार है, उनके राष्ट्रवाद संबंधी क्या विचार है, समाज सुधार संबंधी क्या विचार है, 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 150 शब्दों में, इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।